वेलकम स्टूडेंट इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 11th के फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले क्लास 10 तक हमारे पास साइंस होती थी। साइंस में हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी तीनों इंक्लूड होता था, पर अलग से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं होता था। मैं स्पेशली बात कर रही हूँ यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। आईसीएसई बोर्ड में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो काफ़ी पहले से ही अलग हो जाती है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपना सीबीएसई यूपी बोर्ड वालों के लिए कह रहे हैं। तो हमें फिलहाल जब हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स होती क्या है या फिजिक्स में ऐसा क्या होता है जिसे हमें पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं और उनको लगता है कि फिजिक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट है और कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ फिजिक्स की, और आपको इस तरह से फिजिक्स पढ़ाऊंगी कि आपको बिल्कुल भी आपको बहुत ईजी लगेगी फिजिक्स, और आपको बिल्कुल जो आपका एक डर है फिजिक्स को लेके वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसी से आप इंजॉय करिएगा और जैसा आपको मैं पढ़ाती जाऊँ उस तरह से पढ़िएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि हाँ ये सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की तरह नहीं ट्रीट करके इसको आप एक तरह से फैमिलियर होके पढ़िएगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं हम क्लास 11th की फिजिक्स। जो कि सबसे अच्छी बात ये है कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई तीनों को मैं इसी में इंक्लूड कर रही हूँ और तीनों के अकॉर्डिंग ही चीज़ें को पढ़ाऊंगी। हाँ, यूपी बोर्ड वाले जो है उनके लिए हिंदी में आपको यहाँ पे नोट्स जो है वो पीडीएफ बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपको मैं समझाती दोनों ही लैंग्वेज में हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाती हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो आपको नोट्स होगी वो आपको पीडीएफ बॉक्स में मिल जाएगी, तो इस तरह से आपको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। आईसीएसई बोर्ड वालों की बात रही तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो उनके में नहीं होंगे या उनके में एक्स्ट्रा होंगे, तो वो आप यहाँ से बेसिक ले लेना और उसके बाद फिर मैं आपको उस पर जो बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके वो आप मेरे से पूछ लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपनी इस फिजिक्स की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स है क्या? तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये फिजिक्स है क्या, यानी व्हाट इज फिजिक्स। फिर देन हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स कि फिजिक्स का स्कोप क्या है। देन एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, दैट मीन्स कि फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है, क्यों हम फिजिक्स को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में बोल रहे हैं, आपसे बार बार बोल रहे हैं कि आप फिजिक्स को इस वीडियो के बाद से आप फिजिक्स को इंजॉय करने लग जाओगे। जो आपका डर है फिजिक्स को लेकर वो बिल्कुल भी निकल जाएगा और आप इसको इंजॉय करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है, यानी कि हमारी ये एक साइंस की ही ब्रांच है। तो हमारा इंट्रोडक्शन जो स्टार्ट होगा वो साइंस से स्टार्ट होगा, देन हम फिजिक्स पे पहुंचेंगे। तभी तो हमारा एक बेस क्लियर होगा कि इससे पहले हम लोग साइंस पढ़ते आ रहे थे, देन हम उसमें से एक ब्रांच उठा के हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, और देन फिर उसके अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे हम आगे जाके और भी देखेंगे कितने ब्रॉड एरियाज में फिजिक्स हमारी डिवाइड है, कितना ब्रॉड एरिया है इसका, वो सारी चीज़ें हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। हो सकता है आपका ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, बट आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी फिजिक्स को। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग यानी मानव जो है हमारा, वो हमेशा से क्यूरियस रहा है अपने आसपास की चीज़ों को लेके। हमेशा से हमारे मन में ह्यूमन बीइंग की ये एक तरह की ह्यूमन नेचर होता है कि हमें क्यूरियोसिटी होती है हर एक चीज़ को लेके कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। कोई भी चीज़ होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे मन में तुरंत एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसी क्यूरियोसिटी ने ही साइंस को जन्म दिया। लाइक रेगुलर रिपीटिशन ऑफ डे एंड नाइट, जैसे कि हमने बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सोचा कि डे और नाइट क्यों होते हैं, दिन और रात क्यों होते हैं, क्यों पूरा दिन ही क्यों नहीं रहता है या पूरी रात ही क्यों नहीं रहती है, ये डे और नाइट क्यों होते हैं। जिससे आपको पता है कि इस डे एंड नाइट का कोई क्वेश्चन उठा होगा तभी तो आपकी पूरी एक तरह से रोटेशन और रिवोल्यूशन की थ्योरी स्टार्ट हुई। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स, ये सीजन्स क्यों चेंज होते हैं, क्यों एक ही सीजन नहीं रहता है। तो उस पर फिर स्टडी की गई, यानी पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है ना, पहले क्वेश्चन अराइज होगा, देन उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद कुछ थ्योरीज आएंगी, कुछ लॉज आएंगे, और देन फिर हमारी साइंस जो है वो जन्म लेती है। रेनबो हैव ऑलवेज बीन सोर्स ऑफ वंडर, यानी ये सारी चीज़ें जो है रेनबो, सीजन्स, डे एंड नाइट, ये सब हमेशा से क्या हुआ, एक वंडर का सोर्स रहे हैं, एक आश्चर्य का स्रोत रहे हैं। यानी लोगों के अंदर एक हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती थी, एक आश्चर्य रहता था कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है। तो हम इसको किसका नाम देते हैं, हम नाम देते हैं नेचर का। यानी ये सारी चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं हमको क्या बोलते हैं कि ये हमारी नेचर है, ये हमारी प्रकृति है, और हमारी प्रकृति इस तरह से बिहेव करती है, और उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इंक्वायरिंग एंड
इमेजिनेटिव ह्यूमन माइंड। इंक्वायरिंग एंड इमेजिनेटिव, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इंक्वायरिंग यानी इंक्वायर करना, पूछना, और इमेजिनेटिव यानी कल्पना करना, सोचना। तो ये जो ह्यूमन माइंड है जो कि इतना इंक्वायरिंग है, यानी हमेशा उसके मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जनरेट होते रहते हैं, और साथ ही उसके अंदर इतनी इमेजिनेटिव पावर है कि कुछ ना कुछ वो इमेजिन करता रहता है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। इसी की वजह से ये जो वंडर ऑफ नेचर है उसको डिफरेंट वेज में उसने लिया, यानी हर एक ने अलग अलग तरीके से लिया, और देन फिर हमारा इसी ह्यूमन बिहेवियर जो था वो लेड इन कोर्स ऑफ टाइम इट मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसी की वजह से हमारी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो जन्म ली। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है जो बहुत फेमस कोट है कि न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने देखा कि एप्पल जो गिरा है पेड़ से तो एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, एप्पल ऊपर क्यों नहीं गिरा। और इस छोटी सी क्यूरियोसिटी, इस छोटे से जो उनका एक तरह से उनका वो उस समय जो था, उस एट द पॉइंट ऑफ उस टाइम पर आपका उनका एक गुस्सा था कि ये नीचे ही क्यों गिरा, मेरी नींद खराब कर दी इसने, और अगर ये ऊपर गिर जाता तो क्या हो जाता। ये एक छोटा सा क्वेश्चन जो था जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा ग्रेविटेशनल लॉ पूरा डिस्क्राइब कर दिया और इतनी बड़ी खोज उन्होंने कर डाली। वो सिर्फ और सिर्फ पूरी ग्रेविटेशन की नीड जो है, पूरी ग्रेविटेशन की फील्ड जो है वो इससे छोटे से क्वेश्चन पे जनरेट हुई। ऐसी और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि केटल में से जब स्टीम निकल रही थी तो उसने सोचा कि स्टीम क्यों निकल रही है, और देन उससे बाद क्या हुआ, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। तो इस तरह से हमने देखा बहुत सारी साइंस में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं वो सब हमारी इन क्वेश्चंस पे जनरेट होती है। अब जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, ये एप्पल वाला केस हो गया, स्टीम इंजन का केस हो गया, तो हमें लगता है कि हाँ यहाँ समझ में आती है कि यहाँ साइंस है। बट जैसे जैसे हम हाई लेवल पे जाते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। यानी बच्चों के मन में ये क्यूरियोसिटी रहती है, आप सबके मन में भी ये क्यूरियोसिटी रहती है कि हम इस चीज़ को पढ़ क्यों रहे हैं, इसका हमारे डेली लाइफ में यूज़ क्या है। और जब तक हमें ये नहीं लगता कि इसका डेली लाइफ में कोई यूज़ है तो हमें वो चीज़ बोरिंग लगती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड ये कहता है कि जब तक कोई चीज़ हमारे यूज़ की नहीं है उसे वो चीज़ पसंद नहीं आती है। कोई भी ह्यूमन होता है तो उसे ये लगता है, वो कोई भी चीज़ फालतू नहीं करना चाहता है, उसे लगता है कि हाँ ये हम करेंगे तो इसका ये हमें रिजल्ट मिलेगा, तभी वो उस काम को करता है। तो जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, या हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर हमारा इंटरेस्ट वहाँ से हट जाता है। और एक बार इंटरेस्ट हट जाता है तो देन फिर हमें आगे, हम चाहे जितना भी हमें कोई पढ़ा ले, हमें लगता है कि अभी हम जो पढ़ते हैं, स्टडी हम कैसे करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बस हमारे पास क्या हो जाए कि हम रिजल्ट हमारा आ जाए, रिजल्ट में अच्छे नंबर आ जाए और हम पास हो जाए। इस मोटो को लेके पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई रीज़न ही नहीं होता है पढ़ने का, और कोई रीज़न ही नहीं होता है कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कोई रीज़न नहीं होता। अभी भी आप लोग क्लास 11th में आए हो, बोर्ड एग्जाम पास करके आए हो, और आपने अभी भी आपके मन में यही चल रहा होगा कि हम क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें, हम क्या सिलेबस लें, हम क्या स्ट्रीम लें। और मैंने स्ट्रीम पे तो एक वीडियो भी पूरा आपका बनाया है, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो स्ट्रीम क्या लें, इसके लेके हमारे मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहते हैं, और ये कन्फ्यूज़न सिर्फ इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि कोई सब्जेक्ट हमारा, उसके पीछे का रीज़न क्या है, हम उस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये सब्जेक्ट तो हम बस इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर हम फिजिक्स लेंगे तो ये टफ होगी, और ये टफ होगी तो हम इसमें पास नहीं हो पाएंगे, अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चे फिजिक्स को छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री या मैथ्स को या पीसीएम साइंस स्ट्रीम को ही पूरी तरह से छोड़ देते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे, इसलिए कि हमें तो ये समझ में नहीं आएगी, यानी इसमें नंबर अच्छा नहीं आएगा। बिना समझे की कोशिश किए ही हम सोचते हैं कि हमें नंबर अच्छे नहीं आएंगे और हम दूसरी साइड्स की ओर भागते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आर्ट स्ट्रीम बोरिंग या आर्ट स्ट्रीम बेकार है या आपका कॉमर्स स्ट्रीम बेकार है, लेकिन आर्ट स्ट्रीम में भी बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमारे जो है यहाँ पे नंबर अच्छे मिल जाएंगे, हम रट लेंगे, पास हो जाएंगे, यहाँ नंबर हमें अच्छे मिल जाएंगे। तो आर्ट स्ट्रीम की भी एक अलग ही आपकी हिस्ट्री है, वो तो मैं आपको जब हिस्ट्री वगैरह जब पढ़ाऊंगी, सोशल साइंस वगैरह पढ़ाऊंगी, मतलब 11th क्लास में ज़रूरत नहीं है, लेकिन 10th वगैरह को ही पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि उसका भी एक अलग स्कोप है, और वो भी एक अलग चीज़ होती है, और उसका भी एक अलग इंटरेस्ट होता है, वो भी हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। मैं ओवरऑल यहाँ पर ये कंक्लूड करना चाहती हूँ कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो हमें उसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए कि हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। जब आपको ये पता होगा तभी आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि मैं आज का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, पहला चैप्टर ही आपका पूरी तरह से इंट्रोडक्शन वीडियो है। यहाँ पे इस चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे। मैं फिर से बता दूं आपको कि इस चैप्टर से आपका एग्जाम में
ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत ही माइनर आपके मल्टीपल चॉइस में या 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, अदरवाइज चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो आप बोलोगे कि फिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं इस चैप्टर को, हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, छोड़ देते हैं इसको, नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाते हैं। तो कई बार ऐसा किया भी जाता है, इस चैप्टर को छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं इस चैप्टर को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। बट ये चैप्टर को यहाँ पर अगर एनसीईआरटी में रखा गया है तो इसका एक इम्पोर्टेंस होगा कि क्यों रखा गया है इसे। तो इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस जर्नी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हम 11th क्लास में हमने पीसीएम चूज किया है या फिजिक्स सब्जेक्ट को चूज किया है, तो उसे हम पढ़ने जा रहे हैं और इससे पढ़ते हुए हमें पूरी जर्नी जो है स्टार्ट करनी है। 11th देन 12th, अगर 12th में आपने फिजिक्स लिया तो आप यही कोशिश करोगे कि आप आगे भी जो है कुछ ऐसा करो, ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जहाँ पर आपको फिजिक्स, यानी अगर आप बायो फील्ड में भी जाते हो या आप कहीं भी जाते हो तो आप ये सोचोगे ना कि हमें यहाँ पर जो सब्जेक्ट 11th क्लास में लिया है उसी में हम आगे जाएं। तो अगर आप 11th में आपने स्ट्रीम चूज की, उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट लिया है, तो आपको उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए और उसमें इंटरेस्ट एक जगना चाहिए, तभी आपको आगे कुछ समझ में आएगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लंबा होने का आप बिल्कुल भी गम मत करिएगा कि लंबा हो रहा है या बोरिंग हो रहा है। आप इसको, मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें हमें पता होना, तभी हम अपनी ये जो जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स की, वो इंटरेस्ट आएगा आपको उसमें। और आपको हर एक जो टॉपिक आप पढ़ोगे उसके पीछे आपको माइंड में ये लेके चलना है कि इसका हमारी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। और मैं भी जब पढ़ाऊंगी तो मैं भी पूरी कोशिश यही करूंगी कि हर एक टॉपिक के पीछे आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि इसको आप डेली लाइफ में किस तरह से यूटिलाइज करोगे, जिससे कि आपको वो अच्छा लगे, आपको अच्छा फील आए और आपको ये लगे कि हाँ ये जो है वर्थ है, ये हमारे लिए यूजफुल है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि हमारा, क्योंकि यहाँ कहाँ से हमारी साइंस ने जन्म लिया, तो साइंस ने हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो बर्थ ली है वो किस चीज़ के लिए पीछे से ली, ह्यूमन की क्यूरियोसिटी से। तो क्यूरियोसिटी थी ह्यूमन की, तो हम कह सकते हैं ह्यूमन क्यूरियोसिटी इम्प्लाइज दैट साइंस। ठीक है, अब ये जो साइंस वर्ड है इसका नाम साइंस क्यों रखा गया, इस पर देखते हैं थोड़ा सा। तो जो द वर्ड साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंशिया, जो हमारा ये साइंस वर्ड है वो कहाँ से आया है, साइंशिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू नो या जानना। ठीक है, और आपको हिंदी में भी पता है कि साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान यानी ज्ञान, ज्ञान यानी नॉलेज। तो कोई भी चीज़ की नॉलेज गेन करना या नॉलेज को ही एक तरह से आप सेकंड वर्ड में बोल सकते हो साइंस। तो साइंस क्या है, साइंस एक नॉलेज है। अब बताइए नॉलेज कहाँ से वेस्टफुल हो सकती है, नॉलेज तो कहीं से वेस्टफुल नहीं हो सकती। अब जब नॉलेज वेस्टफुल नहीं हो सकती तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि साइंस हमारे लिए वेस्टफुल है या साइंस का कोई यूज़ नहीं है। तो साइंस का बहुत बड़ा यूज़ है। तो देखिए साइंस की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो, डिफाइन करना हो, तो कितने सुंदर वर्ड्स में इसको डिफाइन किया गया है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना in as much detail and depth as possible, and we use the knowledge so gain to predict, modify and control phenomena। अब देखिए एक एक वर्ड का इसका मीनिंग है यहाँ पर। देखिए साइंस हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इसके पीछे का एक और रीज़न है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इलिटरेट है, वो लोग बहुत सारे ब्लाइंड बिलीव्स रखते हैं। वो बहुत सारे उनके ब्लाइंड बिलीव्स होते हैं कि ऐसा होता है तो ये ऐसा कुछ होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। यानी हमें पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का अगर हम सोचें तो उस टाइम पर भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि हम पेड़ की पूजा कर रहे हैं, हम इसकी पूजा कर रहे हैं, या हम ये करेंगे नहीं तो, यानी कि बहुत सारे आपको ये भी पता होगा कि जो इक्लिप्स आते हैं तो इक्लिप्स को लेके बहुत सारे ब्लाइंड बिलीव्स होते हैं कि इक्लिप्स क्यों आता है, यानी कि भगवान गुस्सा हो गए इसलिए इक्लिप्स आ रहा है, या जितनी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं तो हम कहते हैं कि गॉड नाराज हो गए इस वजह से हो रहा है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पर इस फील्ड में नहीं जाऊँगी कि गॉड नहीं होते या ऐसा कुछ, मैं अभी उस फील्ड में नहीं जा रही हूँ, मैं अभी सिर्फ फिलहाल साइंस की बात कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि साइंस हमें ये बताती है कि हमें कोई ब्लाइंड बिलीव्स नहीं रखने हैं। अगर कोई चीज़ होती है तो वो क्यों होती है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो हमें पता होना चाहिए। तो हमें कोई ब्लाइंड बिलीव पर आपको बिलीव नहीं करना है, आपको बिल्कुल हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए, और यही प्रूफ हमें साइंस देती है। ठीक है, तो साइंस क्या कहती है हमें, साइंस एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट होता है, यानी पूरा हम सिस्टम से उसको पूरा एक तरह से एक स्टेप वाइज हम उसमें अटेम्प्ट करते हैं। क्या अटेम्प्ट करते हैं, नेचुरल फिनोमेना जो भी हमारे वर्ल्ड में हो रहा है, हमारे आसपास जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, उनको समझने का हम अटेम्प्ट करते हैं साइंस के थ्रू। और कैसे अटेम्प्ट करते हैं,
एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल, और उस तह तक जाने की कोशिश करते हैं, उस डेप्थ तक जाने की कोशिश करते हैं जहां तक पॉसिबल है। ठीक है, तो साइंस हम क्या करते हैं, साइंस हमें कहती है कि किसी भी चीज पर आग बंद करके भरोसा मत करो। अगर कोई नेचुरल फिनोमेना भी हो रहा है तो उसकी तह तक जाओ, उसकी डेप्थ तक जाओ और एक पूरे सिस्टमैटिक वे में उसका आंसर हमें प्रोवाइड करो। ठीक है, तो ये पहली चीज है साइंस करती है। तो साइंस पढ़ने का रीजन हमारा सबसे बड़ा यही है कि वो हमें किसी भी चीज पर आंख बंद करके भरोसा करना नहीं सिखाती है, वो हमें हर एक चीज का प्रूफ देती है। एंड यूज द नॉलेज टू गेन, और जो हमें यहाँ से नॉलेज मिलती है उसको हम यूज करके क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। प्रिडिक्ट करने का मतलब कुछ अंदाजा लगाना, प्रिडिक्ट करने का मतलब प्रिडिक्शन करना कि क्या हो रहा है एक्चुअली नेचर में, ऐसा क्या हो रहा है। फिर मॉडिफाई करते हैं, जो हमारी थिंकिंग पहले से बनी हुई थी उसको मॉडिफाई करते हैं, उसमें सुधार करते हैं और अपने फिनोमेना को कंट्रोल भी करते हैं। कई बार जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं जिनको हम ये मान के छोड़ देते हैं कि अरे ये तो नेचुरल कैलामिटीज़ तो ठीक है, वो हमारे हाथ में होती भी नहीं है, लेकिन हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें उनका रीज़न पता चल जाए। तो रीज़न पता चल जाए तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और रीज़न हमें कैसे पता चलेगा, साइंस के थ्रू, क्योंकि ब्लाइंड बिलीफ तो हमें ये कहता है कि ऐसा होता है तो इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये जो हो रहा है होगा, और जो होगा तो उसे हम बदल नहीं सकते, हमें रोक भी नहीं सकते। लेकिन हमारी साइंस उसको क्योंकि समझती है, उसके पीछे का रीजन देती है, तो उसे कंट्रोल करने के आइडियाज भी ढूंढती है। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसको पूरा ओवरऑल एक वर्ड में कह सकते हैं कि साइंस इज क्या है, साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। तो एक वर्ड में हम, एक लाइन में अगर हमें साइंस को डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे कि साइंस क्या करती है, साइंस एक्सप्लोर करती है, छान निकालती है, ढूंढ निकालती है, एक्सपेरिमेंटिंग करती है, यानी एक्सपेरिमेंट करती है और प्रिडिक्ट करती है उन सारी चीज़ों को जिनको हम अपने आसपास देखते हैं। आप देखोगे अपने आसपास किसी भी चीज़ को देख लोगे, हर एक चीज़ में साइंस है, हर एक चीज़ में आप साइंस को देखोगे। हर एक चीज़ का क्वेश्चन आप जब करोगे तो साइंस आपको उसका आंसर देती है, और अगर नहीं भी देती है तो उसका आंसर आप ढूंढोगे, तो उस पर साइंटिस्ट हमारे वर्क कर रहे हैं, आज भी वर्क कर रहे हैं। और आप जितने भी साइंटिस्ट को देखोगे उनकी अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उनके जो उनका जो इन्वेंशन था उसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरह से ही हुई है कि एक सिली से क्वेश्चन से उनकी स्टार्टिंग हुई है। जैसे हम लोग कहते हैं, हमें लगता है कि कितना सिली सा क्वेश्चन है, बट वो सिली से क्वेश्चन पे ही वो उस पर वर्क करते जाते हैं। और इस तरह से हम कहते हैं कि हमारी जो साइंस है वो हमारे माइंड को इतना ज़्यादा ब्रॉड कर देती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति इतना ज़्यादा वो बढ़ा देती है कि हम एक छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत डीपली और बहुत बारीकी से देखते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो एक जो साइंटिस्ट का दिमाग होता है वो यही होता है कि वो हर एक चीज़ में क्वेश्चन करता है। तो अगर एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, वो क्वेश्चन पुटअप करता है तो उसका आंसर जरूर मिलेगा, और अगर आंसर मिलेगा तो उससे नई थ्योरीज, नई साइंस जरूर जनरेट होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया साइंस। हमने पढ़ लिया कि साइंस हमारी क्या होती है और साइंस पढ़ने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, अब तो ये तो हमें पता चल गया कि सिस्टमैटिक एक अटेम्प्ट होता है। अब इस सिस्टमैटिक अटेम्प्ट का कोई मेथड होगा कि किस तरह से हम अटेम्प्ट करें। हमें इंटरेस्ट आ गया, हमें लगा कि हाँ अब तो हमें इंटरेस्ट आने लगा है कि हाँ साइंस पढ़नी चाहिए, साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अब धीरे धीरे ये इंटरेस्ट हमारे अंदर आ रहा है। लेकिन अगर हमें ये बोला जाए, जैसे हमने अपना एक गोल फिक्स करते कि हाँ हमें ये बनना है, हमें IAS बनना है, हमें PCS बनना है, बट हमें यही नहीं पता है, हमें ये भी पता चल गया कि IAS बनने के पीछे हमारे पास रीज़न क्या है कि बहुत अच्छा होती है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, इतनी बड़ी पोस्ट होती है, अच्छा खासा हमारा एक ओहदा होता है, एक पावर होती है हमारे पास। तो ये तो हमें रीज़न मिल गया। यानी साइंस भी इसी तरह से होगा कि साइंस पढ़ने का हमें बहुत सारा फायदा है, हमें रीज़न मिल गया। बट अगर हमें कोई यही नहीं बताएगा कि IAS PCS बनना कैसे है, उसकी प्रोसेस क्या है, तो फिर तो हमारा इंटरेस्ट फिर से डाउन हो जाएगा, फिर से वापस से ऊपर से पहुंच के नीचे आ जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस को पढ़ना कैसे है। तो साइंस को पढ़ने के लिए साइंटिफिक मेथड होते हैं। देखिए क्या मेथड होते हैं साइंटिफिक मेथड। Several interrelated steps are involved in scientific method. Some of the steps are as follows. बहुत सारे steps होते हैं जिसमें से कुछ steps यहाँ पर हैं। Systematic observation, यानी एक तरह से पूरी systematic observation की जाए। Doing experiment, reasoning, mathematical modeling, prediction और verification of theories। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारे स्कूल्स आज की जनरेशन में, अभी इस टाइम पर आप देखोगे बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल्स वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं या प्रैक्टिकल्स नहीं कराते हैं। 11th-12th में आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करते हो, तो कोशिश यही करो, या तो आपके स्कूल में अगर प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं और आप नहीं करते हो तो आज से ही आप ये चीज़ ठान लो कि हम अगर साइंस पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री हमने लिया है या बायो हमने ली है, तो हमें क्या करना है, हमें साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करने, क्योंकि साइंस पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। आप जितने ज़्यादा
एक्सपेरिमेंट, जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करोगे अपने, उतने ज़्यादा आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, उनके सॉल्यूशन आपको एक्सपेरिमेंट से ही मिलेंगे। आप देखोगे कि साइंस की पूरी जो हिस्ट्री है वो पूरी एक्सपेरिमेंट बेस्ड ही है। साइंस सब्जेक्ट एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। बिना एक्सपेरिमेंट के किसी ने कोई थ्योरी आपको नहीं दी है, उन्होंने उसके ऊपर डिस्कशन किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, तभी आपको वो थ्योरी दी है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करना होता है। कोई भी आप अगर साइंटिफिक मेथड है तो आप पहले तो आप देखोगे कि आपके मन में कोई क्वेश्चन अराइज हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूटन साहब के मन में क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरा। तो उसने पूरा उसका सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन लिया, यानी पूरा उसने चेक किया, आसपास जाके उन्होंने देखा कि कैसे क्या हो रहा है, उन्होंने पूरा उसका सिस्टमैटिक बैठ के उसको देख के उसको ऑब्जर्व किया। और भी जाके उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि हाँ एप्पल ही नीचे गिरता है, उन्होंने और सभी चीज़ों को देखा। उन्होंने बॉल ऊपर फेंक के देखी, वो भी नीचे गिर रही थी, उन्होंने और चीज़ों को करके देखा। सारे सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, एक पूरी ऑब्जर्वेशन को एक जगह लिखा। यानी उन्होंने डूइंग एक्सपेरिमेंट, पहले ऑब्जर्व किया, पहले देखा, फिर उसको एक्सपेरिमेंट किया, यानी खुद से भी उसको करके देखा, देन फिर रीजनिंग लगाई, उसके पीछे अपना एक दिमाग लगा के कुछ रीजन लगाया कि अच्छा ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग की उसकी, फिर एक तरह से उसको फॉर्मूला, मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना। यानी जब उसने रीजनिंग लगा दी तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। फिर प्रिडिक्ट किया, यानी प्रिडिक्शन किया कि ऐसा क्यों हुआ होगा, यानी उसके पीछे उन्होंने पूरा एक अंदाजा लगाया। और फिर वेरीफाई किया उन थ्योरीज को, अगर पुरानी कोई थ्योरी उस पर बेस्ड आई हैं तो उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, वेरिफिकेशन किया, अपनी थ्योरी को वेरीफाई करके बताया कि हाँ हम ये जो बताने जा रहे हैं वो 100% ट्रू है। या 100% तो हम साइंस में क्या किसी भी फील्ड में 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि हम यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि हमारी जो साइंस है, हम साइंस पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर ये नहीं है, साइंस पूरी तरह से प्रिडिक्शन पे बेस्ड है या एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट कुछ और आ रहा है, और नेक्स्ट बंदा जो करेगा उसका रिजल्ट कुछ और आ सकता है। तो अगर हमारा नेक्स्ट बंदा जो है हमसे बेटर कुछ लेके आएगा उसी फील्ड में, तो हम फेल हो जाएंगे, और जो नेक्स्ट बंदा लेके आया है वो आगे आ जाएगा। ये भी हमारा यहाँ पर होता है, क्योंकि जो साइंस है वो हमारी पूरी प्रिडिक्शन और पूरी इमेजिनेशन पे बेस्ड है। तो अगर हमें कोई चीज़ लग रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एक बुक है एस.सी. वर्मा सर की, जो कि बहुत अच्छी बुक है, जिसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट फिजिक्स के बताए जाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने एक बात लिखी है एस.सी. वर्मा सर ने। तो एस.सी. वर्मा सर ने वहाँ पर ग्रेट फिजिसिस्ट आर.पी. फेनमैन एक थे, उनका एक डिस्क्रिप्शन वहाँ पर इंक्लूड किया है, और उन्होंने उसमें वहाँ बताया है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है इस साइंस को और अच्छे से समझने के लिए। उन्होंने क्या बताया आपको, उन्होंने कहा कि जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल आप क्या हो, आप कहीं बैठे हो, आप ऑडियंस में बैठे हो, और आपके पास कोई चेस प्लेयर है, सामने वो 2 प्लेयर है, चेस प्लेयर, वो चेस खेल रहे हैं। आपको चेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं, आप पहली बार उस चीज़ को देख रहे हो। तो आप उसको देख रहे हो तो आप क्या सोचोगे, आपको लगेगा कि वो चेस प्लेयर जो है वो जो जो मूव अपने आगे पीछे करेगा, या जो भी अपने गेम को आगे बढ़ाएगा, जितने मूव्स वो चलेगा, तो आपको नहीं पता, लेकिन आप उसको देखकर क्या करोगे, आप उसमें जज करोगे। अपने माइंड में आपको एक क्यूरियोसिटी होगी कि ऐसा इसने क्यों किया, या इस चीज़ को ही उसने क्यों चला, या इसी मूव को उसने क्यों किया, या इसने ऐसा ही क्यों किया। तो इस तरह से वो आप जो है, आप उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाओगे, और आप क्या करोगे, आप अपने माइंड में एक तरह का रूल जो है वो सेटअप कर लोगे। उसको देखकर आप अपने माइंड में एक रूल सेटअप कर लोगे। यहाँ पर जो चेस प्लेयर्स हैं वो क्या है, वो 2 चेस प्लेयर आपके लिए नेचर है, वो आपकी प्रकृति है, आपके आसपास में जो आप देखते हो वो हो रहा है, यानी पेड़ हिल रहे हैं, या पौधे एप्पल जो है वो ट्री से नीचे की ओर गिर रहा है, ये एक तरह से चेस प्लेयर वाला काम हो रहा है, वो नेचर है। और आप क्या हो, आप ऑडियंस की तरह बैठ के उस नेचर को देख रहे हो। नेचर खुद आपसे नहीं कहने आ रही है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। नेचर तो कभी आपसे नहीं कहेगी ना कि हम अपने एप्पल को नीचे क्यों गिराते हैं, या हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम हिल क्यों रहे हैं, दिन और रात क्यों हो रहे हैं, सीजन क्यों चेंज हो रहे हैं, हम क्यों चेंज कर रहे हैं, वो आपको बताने तो आएगी नहीं। तो वैसे ही चेस प्लेयर आपको बता नहीं रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना ही आप उनसे पूछने जा रहे हो, आप बस बैठ के ऑडियंस की तरह आप उसको देख रहे हो। तो आप क्या करोगे, अपने माइंड में एक पूरा सेटअप बना लोगे, अच्छा ऐसा करते हैं तो ये होता है, या फर्स्ट मूव चलेंगे तो या ये वाला जो पर्टिकुलर आपका जो पर्टिकुलर टोकन है वो इस इतने मूव्स में इतना ही चलता है, या वो आपका इतना ही चल सकता है। इस टाइप से आप क्या करोगे कि इमेजिनेशन अपनी बनाओगे उसको देखकर, और अपने माइंड में एक रूल आप तैयार कर लोगे, ठीक है। पर एक्चुअली क्या ऐसा होता है कि हम जो जिस चीज़ को देखकर आप अपना एक डिसाइड कर लेते हो कि ऐसा होता है, जब एक्चुअल आप गेम खेलो तो पता चला क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि वो जो चेस प्लेयर है, क्योंकि वो तो एक तरह से आपका
पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड है, तो वो कई बार ऐसा मूव खेल जाता है कि आप कहोगे अरे ये क्या हो गया, ये तो हमने जो रूल बनाया था इससे बिल्कुल भी अलग डायरेक्शन में जा रहा है, हमने तो कुछ और ही सोचा था इसका जो वो रूल बनाया था अपने दिमाग में, पर ये तो अचानक इसने ऐसा मूव खेल लिया कि हम तो पूरी तरह से हमें लगेगा कि हमारी जितनी पुरानी थ्योरीज थी वो सब फेल हो गई, अब इनका तो कोई वर्क ही नहीं है। और फिर उसके बाद हम फिर नए सिरे से सोचना स्टार्ट कर देते हैं और नई थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और यही होता है साइंस में कि कई बार हम नेचर को देखते हैं और हमें लगता है कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो ये इसी वजह से हो रहा होगा, बट जब हम बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि अरे ये क्या हो गया, हमारी पुरानी पूरी थ्योरीज बेकार हो गई। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दूंगी कि जैसे कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डाल्टन साहब थे, तो डाल्टन साहब ने क्या कहा कि जो एटम है वो सबसे छोटा है, क्योंकि जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने फील किया, जो उन्होंने पूरा एक तरह से अपनी थ्योरी बनाई देखकर समझकर, तो उनको यही दिखा था कि एटम ही सबसे छोटा है। तो उनके हिसाब से वो जो मूव्स थे, वो जो रूल्स थे, वो यही थे कि एटम सबसे छोटा है, वो आराम से इस थ्योरी को लेकर आगे बढ़े। बट बाद में जैसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, वैसी उनके लिए पूरी तरह से वो गेम ही पलट गया और उनको लगा अरे ये क्या हो गया, ये चीज़ तो बिल्कुल भी चेंज है। और इस तरह से हमने देखा कि उनकी थ्योरी जो है वो पीछे रह गई और एक नई थ्योरी आ गई। हमने कहा कि ये ड्रॉबैक थे डाल्टन के, डाल्टन ने सोचा था कि एटम ही सबसे छोटा होता है, पर हमें तो पता चला बाद में कि सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि साइंस में कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं है कि आपका ये चल रहा है तो ये चल ही रहा है, हमको इस चीज़ को याद ही कर लेना है, हमको इस चीज़ को रट ही लेना है कि ऐसा होता ही है। हमें ऐसा नहीं करना है। हम खुद आपके फ्यूचर साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप में से, आप स्टूडेंट्स में से कोई भी एक नया साइंटिस्ट डेवलप हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब अपनी इमेजिनेशन को पूरे ओपन करके रखें, अपनी सोच को पूरी ओपन करके पढ़ाई करें। पढ़ते समय हम बिल्कुल ये चीज़ नहीं सोचें कि हाँ ये चीज़ जो है ये तो हुई ही है या होती ही है तो इसको लर्न कर लें। मैं ये चीज़ आपको मैंने इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया वो सिर्फ ये समझाने के लिए दिया कि साइंस पढ़ते समय हमें कभी भी अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि ये चीज़ हम रट लें या ऐसा होता ही है। हाँ तब हम रटेंगे उस चीज़ को जब हमें पता है कि उस चीज़ के ऊपर वो लॉ बन चुका है, यानी वो जो हमारे से पहले के साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसके ऊपर अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन कर लिया है और वो अब लॉ बन चुका है, वो एक नियम बन चुका है। और वो नियम है, एक बार जब कोई चीज़ होती है शुरुआत में एक्सियम्स आते हैं, पॉजुलेट्स आते हैं। पहले आपके जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो थ्योरीज लेके आते हैं, पॉजुलेट्स लेके आते हैं, अपनी थिंकिंग्स लेके आते हैं, लेकिन जब वो उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और जब वो सारी एक्सपेरिमेंट्स करके उसको प्रूव कर देते हैं तब जाके वो लॉ बन जाता है। और जब वो लॉ बन जाता है तब हमको पूरा एज इट इज जो उनका स्टेटमेंट है, लॉ का स्टेटमेंट है, उसे रटा हुआ वैसा का वैसा लिखना है। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि लॉ भी मैं अपनी लैंग्वेज में बना के लिख दूं, तो नहीं, लॉ को आपको उनकी ही लैंग्वेज में लिखना है क्योंकि वो उनका स्टेटमेंट, उनका दिया हुआ स्टेटमेंट होता है, तो वो आपको वैसे ही लिखना है क्योंकि लॉ आपको वो पहले से वेरीफाई करके देख चुके, तो आपको उसमें कोई वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। पर आप नई चीजें खोज सकते हो, नई डिस्कवरी कर सकते हो। तो इसलिए साइंस पढ़ने से पहले या फिजिक्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, क्योंकि साइंस भी हमें यही कहती है कि ब्लाइंड बिलीफ हमें नहीं करना है, हमें कुछ नया करना है। हमें जो भी चीजें पढ़नी है उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन जनरेट होने चाहिए और हर एक चीज का कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए। तो मैं आपको आपसे आज से जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगी उसके पीछे का कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, वो रीजन मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं आपको सर्च करके अपने सीनियर्स से, अपने टीचर से सजेस्ट करके मैं आपको उसका रीजन दूंगी, लेकिन जरूर आपको उसका रीजन देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आज से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं जो जर्नी, तो उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने देखा कि साइंस क्या होती है और साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, यानी साइंस को हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो हमने देख लिया कि हमें ऑब्जर्वेशन करनी है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, रीजनिंग अपना दिमाग लगाना है, उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग यानी कि उसके क्वेश्चन जो होते हैं, इक्वेशंस जो होती है उनको देखना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसको कहते हैं वेरिफिकेशन करना। ठीक है, कि हमने जो पढ़ा अभी तक थ्योरी में क्या वो प्रॉब्लम्स पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं। न्यूमेरिकल्स में अप्लाई ही नहीं हो हमने अगर थ्योरी पढ़ी तो यानी पूरा बेकार हो गया। तो न्यूमेरिकल्स हमें जो पढ़ने हैं तो वो थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो उसे हमें यहाँ पे समझना है कि हमने जितनी थ्योरी पढ़ी वो न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे इस पूरे चैप्टर का जो मेन पॉइंट था। अभी तो हम साइंस और इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, अब जो मेन पॉइंट है उस पर हम लोग आ चुके हैं। अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग से बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट फिजिक्स पे आ चुके हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि फिजिक्स जो है अब आपके लिए फिजिक्स से कोई डर नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इसको पढ़ोगे, आप इसको समझोगे
ये बहुत मज़ा आने वाला है अब यहाँ से। तो पहले तो देख लेते हैं फिजिक्स होती क्या है। तो आपको पता है कि फिजिक्स यानी कि फिजिक्स या आप हिंदी में बोल सकते हो भौतिकी, यानी जो भी चीज़ आपको दिखती है। फिजिक्स को आप इस तरह से कह सकते हो कि जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती है, यानी आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, नेचर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनकी स्टडी ही आपकी फिजिक्स कहलाती है। यानी कि आपके आसपास या स्टडी ऑफ नेचर आप बोल सकते हो। आपको अगर वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है फिजिक्स को तो आप क्या बोलोगे? स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स एक तरह की क्या है? फिजिक्स स्टडी है नेचर, अपनी नेचर और उसके लॉज की। ठीक है, तो फिजिक्स अ फंडामेंटल साइंस कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल फिनोमेना दैट अकर इन आवर यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में जो भी फिनोमेना होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ ही हमारी फिजिक्स है। ठीक है, तो वी कैन से दैट, हम ये भी कह सकते हैं, रिवीलिंग द लॉज ऑफ नेचर फ्रॉम द ऑब्जर्व इवेंट इन फिजिक्स। यानी जो उन्होंने अपने छुपाए हुए उनके जो एक राज है, यानी कि नेचर है, हमारी प्रकृति है, हमारी प्रकृति के बहुत सारे रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी प्रकृति ने, हमारी नेचर ने बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स छुपा रखे हैं कि वो ऐसा क्यों हो रहा है हमें नहीं पता। तो उनके सीक्रेट को रिवील करना, यानी जैसे एक मैजिशियन होता है ना, तो मैजिशियन आपको मैजिक दिखाता है तो आपके माइंड में तुरंत क्यूरियोसिटी आ जाती है कि ये मैजिक इसने कैसे किया। तो वैसे हमारी नेचर भी कुछ ऐसा कर जाती है जो हमें समझ ही नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि ये तो नेचर का मैजिक है, ये तो भगवान का मैजिक है, ये तो गॉड का मैजिक है, ये हमारी नेचर का मैजिक है कि ऐसा हो रहा है। और हमारे मन में क्यूरियोसिटी हो जाती है कि ये जो मैजिशियन है, ये जो हमारी नेचर इतनी सुंदर मैजिशियन है, इतनी ब्यूटीफुल मैजिशियन है, ये इस मैजिक को कैसे कर रही है। तो उस मैजिशियन का जो हम मैजिक रिवील करने की कोशिश करते हैं, सेम ऐसी फिजिक्स क्या करती है, नेचर के जो सीक्रेट्स होते हैं उनको रिवील करने की कोशिश करती है और उसके पीछे जाके कुछ अपने से गेस लगाती है। क्योंकि मैजिशियन से आप एक बार जब जाओगे पूछने के लिए कि आप अपना मैजिक बता दो, क्या मैजिशियन आपको मैजिक बताएगा? अगर मैजिशियन आपको मैजिक बता दे तो मैजिशियन का तो कोई रोल ही नहीं रह गया, हर कोई उस मैजिक को करने लग जाएगा। तो मैजिशियन अपने जो सीक्रेट्स है, अपने मैजिक है, उनको हमेशा छुपा के रखता है और उसी को रिवील करने का काम कौन करती है? पब्लिक उसको रिवील करने का काम करती है। तो सेम ऐसे ही हम साइंटिस्ट या हम साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, नेचर की जो भी मैजिक्स है, नेचर की जो भी ये ट्रिक्स है, उनको रिवील करने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है फिजिक्स, रोल प्ले करती है। फिजिक्स क्या करती है, जो भी ऑब्जर्व्ड इवेंट है, जो भी हमारी फिजिक्स में सामने हमने देखे हुए इवेंट है, उनके ऊपर वो उसको ऑब्जर्व करती है और देन उनके सीक्रेट्स को रिवील करने की कोशिश करती है। इन फिजिक्स वन कैन ओनली डिस्कवर द रूल्स दैट आर ऑपरेटिंग इन नेचर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन अवेलेबल एट दैट टाइम and can guess and frame the laws of physics which explain this observation in easy way। इसका मतलब क्या है? आप देखिए, फिजिक्स में कोई इंसान जो होता है वो केवल क्या कर सकता है, रूल्स को डिस्कवर कर सकता है जो भी ऑपरेट हो रहे नेचर में। अब ऐसा थोड़ी कि नेचर को ही कुछ नया सिखा दे, नेचर जो भी कर रही है सिर्फ हम उसको ऑब्जर्व करके उसका रूल लेके आते हैं। ठीक है, हम कुछ नया नहीं करते, हम नेचर में कुछ नया ऐड नहीं करते हैं, हम बस जो नेचर में हो रहा है उसी को पढ़ते हैं, उसी के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, और हम किसी भी टाइम ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है टाइम एंड कैन गेस, हम सिर्फ गेस कर सकते हैं और लॉज ऑफ फिजिक्स जो है उनको फ्रेम कर सकते हैं, उनको एक इक्वेशन के फॉर्म में बना सकते हैं जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन को इजी कर देता है। जैसे कि न्यूटन साहब ने मोशन जब किया तो मोशन के ऊपर जब उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने बहुत सारे लॉज निकाले। अब उन्होंने 3 लॉज दिए थे, लॉज ऑफ मोशन, आप पढ़ के आ रहे हो 9th क्लास में। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, पहले लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, देन उसके बाद मतलब उसके ऊपर उन्होंने एक न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें उसकी इक्वेशंस भी दी। वो इक्वेशन उन्होंने क्यों दी? जिससे कि हमारी जो स्टडी है, हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो इजी वे में हो जाए। न्यूमेरिकल्स हमारी प्रॉब्लम जो डेली लाइफ की चल रहा है वो कितने, अगर वो इतनी वेलोसिटी के इतने टाइम के बाद इतना वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ले कवर कर ले तो बताइए कितनी डिस्टेंस कवर किया होगा। ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में हमारे यूज़ होती हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारी डिस्टेंस हमने कितनी कवर की। अगर हमें पास वेलोसिटी दी है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस दिया तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टाइम दिया है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ की यूजफुल चीज़ें हैं, हमें पता होना चाहिए। हम देखते हैं हमारी ट्रेन्स हो गए, हमारे एरोप्लेन्स हो गए, हम इनकी एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं।
हम बात करते हैं कि एवरेज इतनी स्पीड से चल रही है या हमारी ट्रेन जो है इतनी स्पीड से चल रही है, तो वो स्पीड, वो वेलोसिटी, वो टाइम, ये सब हमें कौन देता है? ये सब हमें फिजिक्स से तो देती है। तो इन सब से हमें इन सारी चीज़ों की, डेली लाइफ चीज़ों के बारे में पता चलता है। लेकिन हमने आपको बोला कि बट देयर कैन बी अ न्यू फिनोमेना ऑफ एनी डे, लेकिन किसी भी दिन फिजिक्स में नया फिनोमेना आ सकता है अगर पुराना वाला फिनोमेना, किसी पुराने वाले लॉज जो है वो किसी फिनोमेना को अगर एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल नहीं हुए तो नया फिनोमेना आ सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स क्या है, एक वर्ड में हम इसको एक लाइन में बोल सकते हैं, फिजिक्स द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या होता है या फिजिक्स कितने टाइप की होती है। तो हम फिजिक्स को देखते हैं कि फिजिक्स हैज मैनी ब्रांचेस। अब अभी आपने यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट की है ना, आप 11th क्लास से फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो, एक्चुअल जो फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो आप 11th क्लास से स्टार्ट करो। इससे पहले तो जो भी था आपका वो साइंस थी। देन आप 12th में जाओगे, आपको उसमें और चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। फिजिक्स में आपका 11th में ही आप देखोगे कि बहुत सारी आपकी फील्ड्स में डिवाइड है, मैकेनिक्स हो गई, वेव मैकेनिक हो गई, बहुत सारी चीज़ें आपकी यूनिट वाइज डिवाइड है। देन आप 12th में जाओगे, वहाँ आपको कुछ यूनिट्स मिलेंगी। फिर अगर आप इसके बाद बीएससी यानी बैचलर इन साइंस करना चाहते हो या मास्टर इन साइंस करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, तो आपके पास देखोगे कि एक पूरी पूरी फील्ड तैयार होती है फिजिक्स की और बहुत सारी ब्रांचेज होती है जिसमें से आप किसी एक ब्रांच में जा सकते हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या क्या ब्रांचेस होती हैं। थोड़ा सा ये भी क्यूरियस होते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी फिजिक्स कितनी ब्रॉड है और हमें क्यों पढ़ना है इसको, क्यों इतनी ब्रॉड है। अगर ये कोई चीज़ इतनी ब्रॉड है यानी उसके बारे में कितनी सारी चीज़ें हैं, तो हमें तो अभी कुछ भी नहीं पता है फिजिक्स के बारे में, तो क्यों ना हम जानने की कोशिश करें कि फिजिक्स में क्या है, कितनी ब्रॉड है और क्या क्या चीज़ें आगे हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम आगे अगर बात करें तो हम देखेंगे फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जिनमें से मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, बहुत सारी होती हैं। तो हम देखेंगे जो हमारी फिजिक्स की हिस्ट्री है, यानी कि 1600 से 1900 के बीच में जो 18th सेंचुरी थी आपकी, 17th-18th सेंचुरी, तो वहाँ पर हमारे जो फिजिक्स के एरियाज थे वो ब्रॉड एरियाज 3 ही थे, जिनको टुगेदर क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता था। यानी उस समय जो फिजिक्स की ब्रांचेस थी वो 3 ही आपके जो मेन ब्रांचेस थे, जिनको टोटल मिला के क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता था। और उसके अंदर आपके आते थे क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये 3 पार्ट हम वहाँ पर देखते थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, जब मैंने बोला ना आपको कि कुछ नया फिनोमेना आ जाता है, तो पुराना फिनोमेना से या पुराने जो हमारी इक्वेशंस है, लॉज है, उनसे हमें नई चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं। तो उन्हें पता करने के लिए हमें नए लॉज चाहिए होते हैं। जैसे डाल्टन के बाद हमें और भी चीज़ें चाहिए, और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। डाल्टन के बाद हमारे रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड हो गए, हमारे बोर आए, बोर साहब आए। तो ये सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट आपको मिलती हैं। तो वैसे ही हमने देखा कि जब पहले हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स थी, जिसमें क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ना होता था, पर जब नई थ्योरीज डेवलप हुई तो उनको मॉडर्न फिजिक्स कहा गया। क्लासिकल आप समझ रहे हो, क्लासिकल डांस आप बोलते हो ना कि क्लासिकल डांस है, और अभी जो नया आजकल के जनरेशन का इसको मॉडर्न डांस बोलते हो, मॉडर्न डांस आइडियाज़ बोलते हो। तो वैसे ही क्लासिकल फिजिक्स और जो नई आई उसको कहा गया मॉडर्न फिजिक्स। अभी जो मॉडर्न फिजिक्स थी इसमें कई सारे पार्ट्स थे आपके, स्पेशल रिलेटिविटी जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फिर आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में देखा गया। ठीक है, तो इस तरह से नई नई आपकी जो फिजिक्स की फील्ड है वो आई। अभी हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब अभी ये तो आपने फिजिक्स की शुरुआत की है, तो शुरुआत की तो आपको बस पता होना चाहिए कि हमें क्या इसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं। बट बहुत ज़्यादा जो इसके बारे में डीपली आप देखोगे, जब धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे तो आगे बढ़ते जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। अभी फिलहाल आपको बस दिमाग में ये चीज़ ध्यान में रखे हुए चलना है कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे हमें रीज़न पता होना चाहिए, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा कि हमारा ये चीज़ कितना इंटरेस्टिंग है, और तभी आप उसको पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, अभी जो इतनी सारी आप फिजिक्स देख रहे हो इन सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है, आगे देखते हैं क्या मीनिंग है। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। आप जब अभी आपने क्या किया होगा, आप जब स्ट्रीम चूज कर रहे होगे तो आप सबसे जाके ये पूछ रहे होगे ना कि अगर हम पीसीएम ले लेंगे तो इसका स्कोप क्या है, हम पीसीबी ले लेंगे तो स्कोप क्या है, आर्ट लेंगे या आप अपना कॉमर्स लोगे तो इसका स्कोप क्या है। तो स्कोप आपको पता होना चाहिए, इस क्षेत्र क्या है इसके, या इसका आपका आगे आ जाके आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो वैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी पहला चैप्टर ही आपको यहाँ पे एक हेडिंग दे रहा है कि स्कोप क्या है फिजिक्स का। तो देखिए स्कोप के बारे में अगर बात करें तो हम यही बोलेंगे कि बेसिकली हमारी जो फिजिक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। अगर बेसिक आप बात करें, क्लासिफिकेशन करना चाहें तो फिजिक्स हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है, एक मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक बड़ा, माइक्रोस्कोपिक यानी छोटा। दैट मीन्स कि फिजिक्स हमारी जो है वो हमें मैक्रोस्कोपिक वर्ड के बारे में बताती है और माइक्रोस्कोपिक के बारे में बताती है। कैसे?
फिजिक्स के थ्रू आप अपने स्पेस तक की लेंथ की चीज़ों को आप पता कर लेते हो। आपको पता है कि पूरे प्लैनेट्स के लेकर लाइट ईयर में हम लोग प्लैनेट्स के बीच की जो डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। और हम बात करें अगर बड़ी बड़ी दूरियों की, आपके स्पेस साइंस की बात करें, तो वो सब चीज़ें हम किस में करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं। वहीं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम यहाँ तक कि एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तक के साइज की बात कर लेते हैं। तो हमने देखा कि फिजिक्स कितनी ब्रॉड है। फिजिक्स हमें स्पेस साइंस से लेकर एक एटम तक की स्टडी को बताती है। तो इस तरह से अगर फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो एक फिजिक्स का एक होता है मैक्रोस्कोपिक एरिया और एक होता है माइक्रोस्कोपिक एरिया। मैक्रोस्कोपिक डोमेन का मतलब क्या हो गया, इट इंक्लूड्स फिनोमेना विच कैन बी सीन बाय नेक आई और एट द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। इसका मतलब क्या होगा, नेक्ड आई से आप किसी चीज को देख सकते हो, यानी कि आप आसपास की चीजें से आपने क्या लिया, आपने ले ली ये पेन, ठीक है। आप इस पेन को देख सकते हो, इसकी स्टडी कर सकते हो, ये कैसी दिख रही है, इसकी लेंथ कितनी है, इसका मास कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है, आप ये सब मेजर कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी ये फिजिकल क्वांटिटीज आप मेजर कर रहे थे। तो ये हो गई आपके फिजिक्स का वो एरिया जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है, जिसको आप आराम से अपनी आंखों से देख सकते हो। वहीं एस्ट्रोनॉमिकल स्केल की बात करें तो आप प्लैनेट्स को देख नहीं सकते हो, लेकिन आप अपने जो टेलीस्कोप है उसके थ्रू देख सकते हो। तो आप देख तो सकते हो उसको, यानी वो एस्ट्रोनॉमिकल लेवल की बात हो गई। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी मैक्रोस्कोपिक लेवल की। वहीं दूसरी आती है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में क्या हुआ, ये पेन अभी आप ऊपर से देख रहे थे, पर अगर इस पेन के बारे में बात करें तो हमें पता है कि ये पेन एक मैटर है, और मैटर हमारा जो है वो बना हुआ होता है कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यानी मैटर जो है वो एटम से बना होता है, और एटम हमारा 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर आपका जो एटम है, यानी इस पूरे पेन का एक आपका ये जो पूरी पेन मैटर है, यानी एक सॉलिड मैटर है, और मैटर में भी एटम्स हैं। इसके एक एटम के अंदर एक कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन्स की क्या प्रॉपर्टीज है, वो इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहे होंगे, क्या चार्ज होगा उनका, किस तरह से कंट्रीब्यूट होंगे, किस तरह से फैले होंगे, क्या अगर उसमें हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, यानी इसका अगर हम हीट करते हैं इसको, तो उनके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनमें क्या चेंजेस आएगा, अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं तो क्या चेंज आएगा, प्रेशर लगाते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें फिजिक्स बताती है। तो आपने देखा कि फिजिक्स हमें इसके ऊपर की स्टडी भी कराती है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल लेवल तक की स्टडी कराती है, और इसके अंदर के एक पार्टिकल क्या कर रहा होगा उसकी भी स्टडी हमें फिजिक्स कराती है। तो इस तरह से हम कहेंगे फिजिक्स हमारे 2 डोमेन हो गए, बड़े बड़े, मैक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। अब जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है, इस पर बेस्ड जो हमारी ब्रांचेज है फिजिक्स की, उनको हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स में रखा। और जो माइक्रोस्कोपिक, यानी जब 1600 से 1900 के बीच में बात हो रही थी, तो उस समय सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स की बात होती थी, यानी सिर्फ ऊपर ऊपर की बात हो रही थी। देन बाद में फिर आपकी जो अंदर की बात होने लगी, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात होने लगी, जब नए नए आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आए, जब उनके ऊपर स्टडी स्टार्ट हुई, जब उनकी स्टडी करने की जरूरत पड़ी, तो क्लासिकल फिजिक्स काफ़ी नई थी। तब फिर आपकी नई मॉडर्न फिजिक्स आई, जिसमें एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा गया। और अब फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारी जो है फिजिक्स की नई ब्रांचेस स्टार्ट हुई। तो क्लासिकल फिजिक्स जो डील करती थी हमारी, वो मेनली मैक्रोस्कोपिक फिनोमिनास के साथ डील करती थी, और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूड थे, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फिजिक्स है, इन सब का नाम से सिर्फ हमें नहीं मतलब है, नाम है तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए ना कि इसके अंदर हम पढ़ते क्या है। तो ये मैकेनिक्स हो गई, यानी क्लासिकल फिजिक्स। देखिए फिजिक्स का ही हम इसमें ब्रांच दिखा रहे हैं आपको, कितनी बड़ी ब्रांच है, कितनी ब्रॉड ब्रांच है। फिजिक्स के अंदर ही आपकी एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। तो मैकेनिक्स जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिक्स में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है वो किस तरह की डायनेमिक्स कर रहा है, किस तरह की गति कर रहा है। कोई भी पार्टिकल हमारा किस तरह से गति कर रहा है, किस तरह से मोशन कर रहा है, उसकी डायनेमिक्स क्या है, वो सारी चीजें हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमारा इसी में आएगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हम पढ़ के आ रहे हैं 9th क्लास में, वो भी इसी में आएगा। यहाँ मैं सिर्फ उतनी एग्जाम्पल ले रही हूँ जो आप जनरली या तो पढ़ोगे इस साल या तो पढ़ने वाले हो। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो एग्जाम्पल मैं कैसे दूँ। एग्जाम्पल तो वो चीज़ें दी जाती है जिनके बारे में आपको पहले से पता है। रॉकेट कैसे प्रपोल होता है, यानी रॉकेट का डायनेमिक्स क्या होता है, वो कैसे मोशन करता है, साउंड वेव्स कैसे मोशन करती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। यानी कुल मिला के मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई पार्टिकल की डायनेमिक्स क्या है, किस तरह से उसकी डायनेमिक्स डिस्क्राइब हो रही है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, देखिए डायनेमिक्स का मतलब ही क्या होता है, मोशन,
ठीक है, इस दो तरह के वर्ड होते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, डायनेमिक्स का मोशन होता है मोशन। तो डायनेमिक्स का मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो किस तरह से मोशन करते हैं, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना जिसके अंदर आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर ही। आप अभी क्लास 12th में जब देखोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे हम लोग इसी के अंदर, और आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर ही आएगा। तो यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेटिक चार्ज होते हैं वो किस तरह से मोशन करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा था अपने 10th क्लास में, हमने देखा था करंट और वोल्टेज के बारे में पढ़ा था, मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा था, इन मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा था। वहाँ पे AC DC के बारे में, एंटीनाज जो होते हैं जो वर्क करते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो भी काम करते हैं वो सब हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। फिर आते हैं हम लोग एक नई ब्रांच ऑप्टिक्स, जो कि हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है। ऑप्टिक्स जो नाम ही है वो किसके लिए यूज़ होता है, लाइट के लिए, प्रकाश के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम लोग लाइट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये एक अलग फिजिक्स हो जाती है पूरी, जिसमें हम लोग लाइट से रिलेटेड बात करते हैं। और ये वही ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फिनोमेनाज जितने होते हैं जैसे कि रिफ्रैक्शन, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप की वर्किंग, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर आते हैं थर्मोडायनेमिक्स, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डायनेमिक करते हैं, वैसे यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स यानी थर्मल यानी हीट के वजह से क्या डायनेमिक्स होती है पार्टिकल्स की, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, ये सिर्फ हमारी मोशन ऑफ द होल बॉडीज के बारे में नहीं बताती है। थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताती कि होल बॉडी हमारा किस तरह से मोशन कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना कि होल बॉडी कैसे मोशन कर रही है, ग्रेविटेशन लॉ कैसा लग रहा है, किस तरह से कोई बॉडी हमारी यहाँ से वहाँ जा रही है। यहाँ हम लोग होल बॉडी की बात में नहीं बात करते, यहाँ हम बात करते हैं कि अगर हमारी बॉडी जो है सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है, तो जब उसमें हम उसके टेम्परेचर चेंज कर देंगे या उसको हम बाहर से हीट देंगे तो उसके अंदर जो उसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं जैसे कि वॉल्यूम हो गई, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसमें क्या चेंजेस आएंगे उसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स हमारे पास आई, मॉडर्न फिजिक्स कब आई, जब हमारे माइक्रोस्कोपिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, यानी कि माइक्रोस्कोपिक वे में हमें बात करनी पड़ी, तो हमारे पास फिर क्वांटम फिजिक्स जैसी चीज़ आई, मॉडर्न फिजिक्स जैसी चीज़ आई, जिसमें हम लोग क्वांटा की बात करते हैं। क्वांटा क्या होते हैं या क्वांटम्स क्या होते हैं, हम बाद में उसको फ्यूचर में स्टडी करेंगे, लेकिन क्वांटम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्वांटा क्या होते हैं कि एक बंडल ऑफ पैकेट्स होते हैं, यानी जो हमारी लाइट रेज होती हैं, लाइट वेव्स होती हैं, उन पार्टिकल्स का एक बंडल होता है, बंडल ऑफ फोटॉन हमारे क्वांटा कहलाते हैं। वो क्वांटा हमारे कैसे स्टडी कर रहे हैं, यानी कैसा मोशन कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, उसके ऊपर जब हम पढ़ते हैं तो वो क्वांटम फिजिक्स कहलाती है। यानी क्वांटम लेवल पे हम चले जाएं तो वो क्वांटम फिजिक्स कहलाती है। इसका माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना कहते हैं। इसमें हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं, यानी पूरा जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, ये सारे हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स में बेस्ड होते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा न्यूक्लियस जो है वो कैसा आपका उसमें न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियस हमारा किस तरह से क्या चीज़ शो कर रहा है, क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एटॉमिक हो गए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, वो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये जो फिजिक्स है वो हमारी 1900 के बाद आई और जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये तो हो गए आपके फिजिक्स का ब्रॉड एरिया। और इस तरह से आपको जो क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से, वो इस तरह से आ सकता है कि स्कोप ऑफ फिजिक्स इज ट्रूली वास्ट। जो स्कोप ऑफ फिजिक्स है वो बहुत बड़ी है, कमेंट करिए इसके ऊपर, या इसके ऊपर आप बताइए, या इसके ऊपर आप कुछ चीज़ें लिखिए। तो कमेंट ऑन इट, तो इसके लिए आपको पूरा इस तरह से समझाना होगा। और उसके बाद हम इस तरह से कह सकते हैं, मैंने इतना चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया तो हम कह सकते हैं कि हमारी फिजिक्स का जो स्कोप है वो छोटा मोटा नहीं है। फिजिक्स का स्कोप हमारा, जैसे कहते नहीं, सुई से लेकर तलवार तक का स्कोप जो है पूरा फिजिक्स का ही है। आपके एटम मॉलिक्यूल से लेकर स्पेस साइंस यानी प्लैनेट्स तक का जो रेंज है, वो पूरा रेंज हमारी फिजिक्स जो है वो कवर करती है। हर जगह आपको फिजिक्स देखने को मिलती है। तो इस तरह से स्कोप इसका बहुत बड़ा है। इट कवर्स अ ट्रिमेंडस रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास, टाइम। एट वन एंड इट स्टडीज फिनोमेना एट वेरी स्मॉल स्केल ऑफ लेंथ, जहाँ एक और ये 10⁻⁻14 मीटर या उससे भी छोटी चीज़ों के बारे में बात करती है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में। वहीं ये अदर एंड पर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना की बात करती है, गैलेक्सीज की बात करती है, यहाँ तक कि यूनिवर्स की बात करती है, जिसका
जो ऑर्डर होता है वो 10⁻26 मीटर तक का होता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं जो रेंज ऑफ टाइम स्केल है फिजिक्स की वो क्या है 10⁻40 स्केल या उससे भी ज़्यादा है। इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 10⁻40 तक का है। तो बहुत बड़ी रेंज है फिजिक्स की और हमें इसकी बात करनी है। तो हमने देखा कि स्कोप हमारे जो फिजिक्स का है वो बहुत बड़ा है, हम कहीं भी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं अगर हमने फिजिक्स की स्टडी कर रखी है तो ये थी इसकी रेंज, ये था इसका स्कोप। अब देखते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट क्या कहता है? एक्साइटमेंट का मतलब कि फिजिक्स की जरूरत क्यों है हमें। तो इमेंस एक्साइटमेंट इज इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स सिंस इट एक्सप्लेन्स एवरी नेचुरल occurring फिनोमेना विद सेट ऑफ रूल्स। अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें अपने आसपास की कोई भी जो भी आपकी नेचुरल फिनोमेना है उन सबके बारे में हमें फिजिक्स बताती है। तो इस तरह से ये इसका एक्साइटमेंट है या ये उसका एक तरह से आपका इम्पोर्टेंस है। और सो दैट द क्लियर, यहाँ तक कि वो पूरे रूल्स के साथ हमें बताते हैं जिससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें मिल सके। चैलेंज टू कैरी आउट इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट्स टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ नेचर टू वेरीफाई द थ्योरी इज रियली एक्साइटिंग। और जो इसमें जो चैलेंजेस होते हैं नए नए एक्सपेरिमेंट करने के जिससे कि अनलॉक कर सके हम सीक्रेट ऑफ नेचर, नेचर के सीक्रेट्स को हम सीक्रेट जो है उनके जो भी हम रिवील कर सके उनको और उनको वेरीफाई कर सके, थ्योरीज को वेरीफाई कर सके, ये बहुत ही एक्साइटिंग होता है। ये जो इनका एक्सपेरिमेंट्स होता है आप मैं सच बताऊंगी कि अगर आप इसको सच में अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ लो साइंस, यानी इस तरीके से पढ़ लो जैसा कि साइंस कहती है हमें पढ़ने को, जिस तरह से एनसीईआरटी हमें बोलती है कि इस तरह से आप पढ़ो, अगर आप 1 बाय 1 लाइन आप उस तरह से चीज़ों को देखो, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होती है उसको देखने का नज़रिया बहुत मायने रखता है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने सब्जेक्ट्स को इस तरह से पढ़ते हैं, हमारा नज़रिया सब्जेक्ट को लेकर क्या होता है कि बस हमें पास होना है, हमें अच्छे नंबर लाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे नंबर अच्छे आए या नहीं आए, हो सकता है मे बी कि हम बहुत अच्छे से पढ़ें, 1 बाय 1 लाइन पढ़ें, फिर भी हमारे पास फॉर्चुनेटली या ऐसा हो जाए, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाए कि हमारे नंबर अच्छे नहीं आए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पता। बट अगर आपके नंबर अच्छे आ जाए फिर भी आपको नॉलेज नहीं है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ पढ़नी है उसके बारे में उसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए। जब रीज़न पता होगा तो अपने आप आपको इंटरेस्ट आ जाएगा किसी चीज़ को करने में। आप गेम्स खेलते हो तो गेम्स खेलने के लिए अगर आपको जब तक नहीं पता है, जब तक आप उस गेम को खुद से खेल के नहीं देख लेते हो, जब तक आपको उसके पीछे का रीज़न नहीं पता होता है, या जब तक आपको ये नहीं पता होता कि उस गेम को खेलने में कितना मज़ा आएगा, तब तक आपको वो बेकार लगता है। तो फर्स्ट थिंग हो गई इंटरेस्ट, सेकेंड थिंग हो गया आपका उसमें उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और पता होगा तभी इंटरेस्ट आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी को फिजिक्स पसंद आएगी, लेकिन अगर आप एक बार उसमें आप जाइए तो आप उस चीज़ को पढ़ के देखिए। अगर फिर भी आपको नहीं पसंद आया तो आप छोड़ के लीव करके कहीं और जा सकते हो, ठीक है। तो अभी आपके पास, आप इसको देखिए, समझिए, और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि हर चीज़ को आपको अच्छे से बताऊँ। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें कि फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस। ये चैप्टर का ही हिस्सा है, मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रही हूँ, इस चैप्टर की ही जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फिजिक्स का है फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। अदर साइंस से फिजिक्स कैसे रिलेट करती है? तो फिजिक्स अ वेरी सिग्निफिकेंट ब्रांच ऑफ साइंस विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस सच एज केमिस्ट्री। यानी फिजिक्स जो है हमारी वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ब्रांच है, जिसका आप कहोगे कि फिजिक्स हमारी हर एक ब्रांच से रिलेटेड है। आप देखोगे अगर आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था ना ये सारे डाल्टन और न्यूक्लियस और एटम और न्यूक्लियर के बारे में पढ़ा था, वो सब भी फिजिक्स से ही रिलेटेड है। आप बायो देखोगे तो बायो भी आप देखोगे कि फिजिक्स से ही रिलेटेड है, मैथ्स भी आपके फिजिक्स से रिलेटेड है। तो टोटली आप देखोगे फिजिक्स हमारी हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। देखिए कैसे रिलेटेड है, आप देखोगे फिजिक्स मैथ्स से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जब तक हम जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, मैथ्स की जितनी चीज़ें होती हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो सबका जो है डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों करते हैं मैथ्स में, अभी आपने किया नहीं। अभी 11th क्लास में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करोगे तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको वहाँ बताऊँगी। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हो गया। जब हम किसी छोटी सी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, किसी छोटे से पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। वही अगर हम पूरे होल की बात करते हैं तो हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यानी इंटीग्रेट करना यानी कि मिक्स कर देना, इंटीग्रेटेड करना यानी मिला के उसको पढ़ना। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जो बेस है, जो फिजिकल मीनिंग है, वो फिजिक्स से रिलेटेड है। केमिस्ट्री में आप देखोगे केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हमें पढ़ना है किसी चीज़ को तो हमें एटम, मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमें क्या पता चलती हैं जब हमें ये पता हो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। और इंटरेक्शन हम कहाँ पढ़ते हैं? अपने फिजिक्स में, जहाँ पर हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा।
बायोलॉजी में आप जानते हो कि बायोलॉजी में बहुत सारी मशीन्स पे हमें वर्क करना होता है, बहुत सारी तरह तरह की एमआरआई एक्सरेज होती है। एक्सरेज भी आपकी कहाँ से जनरेट हुई, एक्सरे भी आपकी जनरेट हुई है फिजिक्स से ही, उसकी आप पढ़ते हो उसके बारे में और देन फिर बायो में जाके उसको अप्लाई करते हो। एस्ट्रोनॉमी हो गई, एस्ट्रोनॉमी में स्पेस साइंस की बात करते हो, टेलीस्कोप की डिस्कवरी फिजिक्स में ही हुई। फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये भी आपका एक टॉपिक है कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी ये सब आपस में कैसे रिलेटेड है। तो फिजिक्स टेक्नोलॉजी आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। सम टाइम टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू डायमेंशन ऑफ फिजिक्स, एट अदर टाइम फिजिक्स जनरेट न्यू टेक्नोलॉजी। कई बार होता है कि हमारी जो फिजिक्स होती है वो नई टेक्नोलॉजी को जन्म देती है और कई बार टेक्नोलॉजीज जो होती है फिजिक्स को जन्म देती है। कैसे? जैसे कि वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो थी उसकी वो कहाँ से हमारी आई, उससे ही हमारे आगे की इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पता चला। और जैसे होता नहीं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी है तो नई टेक्नोलॉजीज जो है, टेक्नोलॉजीज को जब हम रीड करते हैं उनके बारे में देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो देन उनसे हमें नई साइंस जो है वो जनरेट होती है कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे नई साइंस हमारी जनरेट हो जाती है। पहले आपके पास जो फोन्स होते थे वो वायर वाले होते थे, देन उन्हीं में जो नई टेक्नोलॉजीज आई उससे क्या हो गया, वायरलेस फोन्स आने लग गए। फिर हम आते हैं सिलिकॉन चिप्स वगैरह थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सारी सेमीकंडक्टर्स हमने पढ़े फिजिक्स में और देन उसका यूज़ कर लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में और वहाँ से कंप्यूटर साइंस जो है वो एक कंप्यूटर नाम का नया इन्वेंशन हो गया वहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ पर हम हमें जो है वो टेबल देख लेंगे कि टेक्नोलॉजी और फिजिक्स कैसे आपस में रिलेटेड है। उसके लिए मैं आपको भी इसके लास्ट में एक टेबल दे दूंगी, वो टेबल्स आप पढ़ लोगे, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने क्या इन्वेंशन किए थे, क्योंकि इस पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर में आ जाते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी चीज़ों को डिस्कवर किया था या इन्वेंशन किया था, टेक्नोलॉजी से फिजिक्स कैसे रिलेटेड है, कौन से फिजिक्स, किस टेक्नोलॉजी के पीछे कौन से फिजिक्स होती है, वो भी आपको यहाँ पर एक टेबल में मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं सोसाइटी पर साइंस का या फिजिक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो फिजिक्स का डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, इट हैज़ हेल्प द ह्यूमन बीइंग टू डेवलप इट्स आइडियाज। फिजिक्स का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो तो आपको समझ में आ ही रहा है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो। इलेक्ट्रिक बल्ब से लेकर आपके कंप्यूटर तक हर एक चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है वो सारी चीज़ें आपके फिजिक्स की ही देन है, और उसको सोसाइटी किस तरह से यूज़ कर रही है, कितने ब्रॉड एरियाज में यूज़ कर रही है वो भी आपको पता है। तो इस तरह से इम्पैक्ट जो है सोसाइटी का के ऊपर वो तो आपको समझ में आ ही रहा है। इसने ह्यूमन लाइफ ईजी बना दी है और खुशहाल बना दी है, प्लेजेंट बना दी है। ठीक है, तो ये तो था ओवरऑल आपका फिजिक्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन, यानी कि साइंस हमने पढ़ी क्या होती है, साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स का स्कोप कितना है, कहाँ कहाँ फिजिक्स आपको देखने को मिलेगी और इसका एक्साइटमेंट क्या है, यानी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। और देन हमने पढ़ा कि फिजिक्स हमारी किस तरह से और साइंसेस से रिलेटेड है, और सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब हमें देखना है इसमें जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमें पढ़ना है कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं फिजिक्स में या नेचर में। तो हमारे नेचर में फंडामेंटल 4 तरह के फोर्सेस होते हैं नेचर में, जो कि हमारे माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के ऊपर डिपेंड है। वो 4 फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है किन के बीच में वर्क करता है, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में वर्क करता है उनके मासेस के कारण। ठीक है, अगर 2 बॉडी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस हैं और एक दूसरे के बीच में वो r डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये 2 ऑब्जेक्ट्स के मासेस की वर्च्यू पे होता है, तो ये 2 ऑब्जेक्ट्स के चार्जेस की वर्च्यू के ऊपर होता है, यानी 2 फोर्स जो चार्ज पार्टिकल्स है उनके चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। अगर चार्ज हमारा रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होगा, चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा। और आप देखोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो कितने टाइम्स इसकी स्ट्रेंथ होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स बड़ी स्ट्रेंथ होती है, यानी ज़्यादा पावरफुल होता है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स पावरफुल होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इसका नाम ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसका मतलब ये इन दोनों से स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स का मतलब जो न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स। और ये स्ट्रॉन्ग नाम से समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इन सबसे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से तो 100 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, फिर आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं इट अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस सच एज बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस। ये जब बीटा डिके अल्फा डिके होता है, यानी कि न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है तब जो हमारा फोर्स लगता है उसमें वो न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। लेकिन वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो हमारा
लेकिन वीक होने के बावजूद वो ग्रेविटेशनल से तो बड़ा ही होता है, ग्रेविटेशनल से बड़ा होता है, बट और जितने फोर्स हैं उनसे वीक होता है। देखिए इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, उससे बड़ा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है स्ट्रेंथ में, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। इनकी रेंज इन्फिनाइट होती है, इनकी रेंज वेरी शॉर्ट होती है, इनकी रेंज इन्फिनाइट होती है, यानी ये दोनों फोर्स इन्फिनाइट रेंज के होते हैं, यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, और ये दोनों माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं। अब लास्ट टॉपिक जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। तो फिजिकल लॉ का नेचर क्या होता है कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटीज आप यहाँ पे पढ़ोगे, वहाँ पढ़ोगे कि अगर वो कंजर्व रहती है, यानी चेंज नहीं होती, तो उन क्वांटिटीज को हम लोग कंजर्व क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, चार्ज, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हमारी साइंस जो है, तो एक हमारे पास एक तरह से एक इंटरेस्ट जग गया होगा आपके अंदर कि हाँ अब हमें पढ़ना है फिजिक्स, और अब हमें समझ में आ रही है कि क्यों पढ़ना है, इसका इतना ज़्यादा महत्व है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हम क्यों ना इस सब्जेक्ट को पढ़ें। और क्यों, अगर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ ही रहे हैं, हमने तो ले ही लिया है स्ट्रीम, अब हमने तो पीसीएम ले ही लिया है, पीसीबी ले ही लिया है, फिजिक्स सब्जेक्ट को ले ही लिया है, तो क्यों ना इसको पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़े। और इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपको इसके जो भी आप इसमें चीज़ें पढ़ रहे हो उनका मतलब पता होगा, उनको पढ़ने के पीछे का रीज़न पता होगा। तो मैं अब आज से कोशिश करूंगी कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ उनके पीछे का रीज़न आपको ज़रूर बताऊं कि इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं और इनका फ़ायदा क्या है, या इसका आगे यूज़ क्या होगा, जिससे कि आप अपनी फिजिक्स की जर्नी से जुड़े रहो और आप आगे भी इस तरह से इसी लाइन पर, इस स्ट्रीम पर आगे बढ़ सको। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको फिजिक्स से एकदम फिजिक्स एंजॉय करोगे आप, और आपको मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।